क्या आपको पता है that JavaScript was created in only 10 days? जावा और जावास्क्रिप्ट दो completely different languages है। क्या आपको पता था? Hello marvelous mankind. My name is Tushar and welcome back to another episode of Code and Enjoy, जिसमें 10 fundamental and important JavaScript topics को explore करने वाले हैं। So without any further delay, put your learning caps on and let's get started. In 1995, Netscape Communications Corporation के ब्रेंडन आइक ने बस 10 दिन के अंदर नेटस्केप नेविगेटर के लिए एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया जिसका नाम था मोका। इसके कुछ समय बाद मोका को लाइवस्क्रिप्ट में रीनेम कर दिया गया और लाइवस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में रीनेम किया गया। फिर 1997 में जावास्क्रिप्ट एक ECMA स्टैंडर्ड बन गया। जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम है ECMAScript, ECMA 262, TC39 एंड ब्राउज़र वॉर्स के जैसे जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री टॉपिक्स को और डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट है क्या और एक वेब पेज में इसका क्या रोल होता है? इसका एक सिंपल आंसर तो मैं पार्ट 4 के वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ एंड इसका दूसरा सिंपल आंसर है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेब पेज में जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी को ऐड करता है। जैसे एक लाइक काउंटर बटन को क्लिक करने से लाइक काउंट्स बढ़ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। वेरिएबल्स डेटा वैल्यूज के लिए एक कंटेनर का काम करता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसे VS कोड में ओपन कर लूंगा। फिर यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट करूंगा। फिर एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करूंगा और उसे HTML के साथ लिंक कर दूंगा। एक जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ दो तरीके से लिंक किया जा सकता है, आइदर यूजिंग डेफर एट्रीब्यूट और विदाउट डेफर एट्रीब्यूट। एंड हम लोग डेफर एट्रीब्यूट के बिना JS फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे। अब इस पेज के टाइटल को मॉडिफाई करके इस ब्लैंक पेज को ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। देन F12 से DevTools को ओपन करके ब्राउज़र कंसोल में चले जाएंगे एंड कंसोल को क्लियर कर लेंगे। एक वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए पहले वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है या फिर डिक्लेयर किया जाता है एंड देन वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन किया जाता है। दो फॉरवर्ड स्लैशेस की मदद से JS फाइल में सिंगल लाइन कमेंट को लिखा जा सकता है एंड फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक्स के मदद से मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखा जा सकता है। बिना रिजर्व्ड वर्ड्स को यूज किए एक वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है नंबर 10। console.log एक जावास्क्रिप्ट मेथड है जिसका काम है ब्राउज़र कंसोल में वैल्यूज, मैसेजेस, रिजल्ट्स एटसेट्रा को लॉग करना या फिर प्रिंट करना।
कंसोल डॉट लॉग को बेसिकली सोर्स कोड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो विदाउट यूजिंग एनी रिजर्व्ड वर्ड्स एक वेरिएबल में वैल्यू को डायरेक्टली असाइन किया जा सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा var, let या फिर const को यूज करना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेस हो रहा है और हर एक वेरिएबल का वैल्यू कंसोल में करेक्टली प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहे तो डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट को अलग अलग स्टेटमेंट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कॉन्स्ट। var और let को यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अगर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया जाए तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल में एक अनडिफाइंड वैल्यू को असाइन कर देता है। कॉन्स्ट के केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वैल्यू असाइनमेंट सेम स्टेटमेंट में ही एक्सप्रेस करना होगा, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। जावास्क्रिप्ट में जिन वेरिएबल्स को var के साथ डिक्लेयर किया जाता है उन वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन किया जा सकता है। let में ओनली रीअसाइनमेंट पॉसिबल है और const में रीडिक्लेयर एंड रीअसाइनमेंट दोनों ही परमिटेड नहीं है। सोर्स कोड में जितने भी फिक्स्ड वैल्यूज हैं उन्हें लिटरल्स बोला जाता है। क्योंकि इन वैल्यूज को हमने हमारे सोर्स कोड में लिटरली ऐड किया है। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स जावास्क्रिप्ट नेम्स है। जैसे ये v एक जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर है जिसको एक वेरिएबल नेम के लिए यूज किया गया है। एक प्रोग्राम को करेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जावास्क्रिप्ट को हर एक वेरिएबल वैल्यू का टाइप या फिर डेटा टाइप के बारे में पता होना जरूरी है। स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बूलियन, अनडिफाइंड, null, symbol, object. These 8 data types are available in JavaScript. एक स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता ये एक नंबर है या फिर स्ट्रिंग है। इन दैट केस वी कैन यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर। और अब हमें क्लियरली पता चल गया कि x वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर है। और y वेरिएबल का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे कि ये console.log एक स्टेटमेंट है जो कि y के डेटा टाइप को ब्राउज़र कंसोल में प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जावास्क्रिप्ट स्कोप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के एक्सेसिबिलिटी को रेफर करता है। मतलब स्कोप ये डिटरमाइन करता है कि सोर्स कोड में कौन से लोकेशन या पार्ट से एक वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है या फिर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में मेन दो टाइप्स के स्कोप है, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। जब हम कोई वेरिएबल या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब वो वेरिएबल या फंक्शन एक जावास्क्रिप्ट स्कोप में असाइन हो जाता है। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को सोर्स कोड के किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, लोकल स्कोप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ओनली स्पेसिफिक कोड ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। ब्लॉक स्कोप लोकल स्कोप का एक टाइप है। फंक्शन स्कोप भी लोकल स्कोप का एक टाइप है। फंक्शन स्कोप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ओनली उस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं जिस फंक्शन के अंदर उन्हें डिक्लेयर किया गया है। और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ओनली एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर एक्सेसिबल होते हैं जहां पे उन्हें डिक्लेयर किया गया है। बाहर कीवर्ड को यूज करके जब हम एक वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तब वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। तो अभी कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और एक्सेसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल्स ए, बी एंड सी को तीन अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल ए फंक्शन के बाहर है, वेरिएबल बी फंक्शन के बाहर तो है लेकिन एक सिंपल ब्लॉक के अंदर है, और वेरिएबल सी एक फंक्शन के अंदर है। एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वेरिएबल्स के एक्सेसिबिलिटी को समझने के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि वेरिएबल सी एक फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है और इस फंक्शन को कॉल करने से ब्राउज़र कंसोल में सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। सो वेरिएबल ए एंड बी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। इनको प्रोग्राम के किसी भी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। वेरिएबल सी एक फंक्शन स्कोप लोकल वेरिएबल है। इस वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने पे जावास्क्रिप्ट में रेफरेंस एरर आ जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल्स को एक फंक्शन के अंदर से भी एक्सेस किया जा सकता है।
जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स एक्चुअली विंडो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अभी ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स ए एंड बी विंडो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी बन चुके हैं। तो चलिए इसी बात को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो हमने देखा यूजिंग var कीवर्ड जब हम एक वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में या फिर फंक्शन के बाहर कहीं पर भी डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली विंडो ऑब्जेक्ट में एज ए प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। और अगर एक वेरिएबल को विदाउट एनी कीवर्ड्स डिक्लेयर एंड वैल्यू असाइन किया जाए, चाहे किसी भी स्कोप में क्यों ना हो, तब भी वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। Although it is technically possible to declare a variable without using any keyword, but ऐसा करना recommended नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारा कोड मैल फंक्शन कर सकता है। और अगर आपको ये दिस कीवर्ड, विंडो कीवर्ड और विंडो ऑब्जेक्ट एंटायरली समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एडवांस टॉपिक्स जैसे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एट्सेट्रा को अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है। फॉर नाउ हमारे लिए बस इतना समझना काफ़ी है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स को जावास्क्रिप्ट कैसे ट्रीट करता है। जब ग्लोबल स्कोप में लेट और कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, तब वो वेरिएबल एज ए प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होता है। और अगर ऐसे वेरिएबल को एज ए प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। ब्लॉक स्कोप में एंड फंक्शन स्कोप में डिक्लेयर किया गया लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल को अगर आउटसाइड द ब्लॉक और फंक्शन एक्सेस करने जाएंगे तो फिर जावास्क्रिप्ट रेफरेंस एरर थ्रो करेगा दैट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेशन के लिए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट,
कंपैरिजन ऑपरेटर का काम है वैल्यूज को कंपेयर करना। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और एज ए रिजल्ट एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। कंडीशनल ऑपरेटर एक कंडीशनल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है और एज ए रिजल्ट दो प्री डिफाइंड वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर से एक वेरिएबल का डेटा टाइप पता किया जा सकता है और एक ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इंस्टेंस है या नहीं ये पता करने के लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज किया जाता है। बाइनरी ऑपरेशंस के लिए बिटवाइज ऑपरेटर को यूज किया जाता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बिटवाइज ऑपरेटर कॉमनली यूज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस में जैसे कि लो लेवल हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, बाइनरी डेटा मैनिपुलेशन, एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटीज, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इन सब में बिटवाइज ऑपरेटर काफी हेल्पफुल होते हैं। ओवरऑल जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करने में हमारी मदद करता है। जावास्क्रिप्ट में नंबर्स को कॉमनली विदाउट डेसिमल्स या फिर विद डेसिमल्स एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन करने का रिजल्ट होता है नैन, मतलब नॉट ए नंबर। लेकिन न्यूमेरिक स्ट्रिंग के केस में रिजल्ट नंबर होता है। नेक्स्ट, अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट लार्जेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर से ज्यादा होता है तो हमें रिजल्ट में पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलता है। और ऑपोजिट सिनेरियो में रिजल्ट होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। मिनिमम सेफ इंटीजर से लेकर मैक्सिमम सेफ इंटीजर तक जावास्क्रिप्ट नंबर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट एंड कंपेयर कर सकता है। और इस रेंज के बाहर के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिग इंट को यूज किया जा सकता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को यूज किया जाता है। स्ट्रिंग लिटरल्स को सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक्स को यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके एक स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है।
टू अपर केस मेथड एक लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है और टू लोअर केस अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अगर किसी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्लैंक स्पेसेस है तो ट्रिम मेथड के मदद से ब्लैंक स्पेसेस को ट्रिम किया जा सकता है। एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को जावास्क्रिप्ट इंटरनली एक यूनिक इंडेक्स नंबर असाइन करता है। स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होता है 0, सेकंड का होता है 1 एंड सो ऑन। कैरेक्टर एट मेथड का यूज करके एक स्पेसिफिक इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सेस किया जा सकता है। इंडेक्स ऑफ मेथड एक स्ट्रिंग में एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर या फिर सब स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग ए में कैरेक्टर एस का इंडेक्स हमें पता चल रहा है, मोर प्रिसाइसली फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर एस का इंडेक्स। नेक्स्ट, एक स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को पास करना पड़ता है और यहाँ पे एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। स्प्लिट मेथड सेपरेटर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एरे में कन्वर्ट कर देता है। सेपरेटर को ओमिट करने से एंटायर स्ट्रिंग एरे के इंडेक्स 0 में सेट हो जाता है। अगर सेपरेटर एम्प्टी कोटेशन मार्क्स है तब स्ट्रिंग एक एरे ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर सेपरेटर एक स्पेस है तो स्ट्रिंग में जहां जहां स्पेस है वहां वहां स्प्लिट होगा और एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस मेथड फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वैल्यू को एक डिजायर्ड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस ऑल मेथड ऑल ऑकरेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू को डिजायर्ड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। कॉनकैट मेथड से दो अलग अलग स्ट्रिंग को ज्वाइन किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट एरे बस एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। लिस्ट आइटम और एरे एलिमेंट्स नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है। एरे एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा होता है। एरे लेंथ को एक्सेस करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। जॉइन मेथड से भी एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। एडिशनली इस मेथड में हम सेपरेटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस और पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है। और अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में -1 रिटर्न करता है। पुश मेथड एक न्यू एलिमेंट को एट द एंड ऑफ द एरे ऐड करता है और न्यू एरे लेंथ को रिटर्न करता है।
पॉप मेथड एक एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और उसे रिटर्न कर देता है। शिफ्ट मेथड एक एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न कर देता है। अनशिफ्ट मेथड एक एरे के बिगिनिंग में न्यू एलिमेंट्स को ऐड कर देता है और न्यू एरे लेंथ को रिटर्न करता है। कॉनकैट मेथड दो डिफरेंट एरेज को ज्वाइन करता है और रिजल्टिंग एरे को रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट, स्लाइस मेथड एक पोर्शन ऑफ एरे को रिटर्न करता है एज पर द स्पेसिफाइड स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। एक एरे के डिजायर्ड पोजीशन में न्यू एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए स्प्लाइस मेथड को यूज किया जा सकता है। मेथड का पहला पैरामीटर डिफाइन करता है कि न्यू एलिमेंट्स को कहाँ पे ऐड करना है। सेकेंड पैरामीटर डिफाइन करता है कितने एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव करना है एंड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में न्यू एलिमेंट्स को पास किया जाता है। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्ट को यूज करना। एक ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है और हर एक प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। जैसे ये लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है और ये 3 उसके प्रॉपर्टीज हैं। ये एक की है और ये उसका वैल्यू है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कॉमा से सेपरेटेड होते हैं और कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज्ड होते हैं। कॉन्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना एक कॉमन प्रैक्टिस है एक स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप ऑब्जेक्ट में रैम के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन या फिर ब्रैकेट नोटेशन को यूज किया जा सकता है। सेम डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन को यूज करके एक ऑब्जेक्ट में न्यू प्रॉपर्टी को ऐड किया जा सकता है। डिलीट ऑपरेटर को यूज करके एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को रिमूव किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक ऑब्जेक्ट का एरे ऑफ प्रॉपर्टी नेम्स को रिटर्न करता है। डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन को यूज करके एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी वैल्यू को मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट का एरे ऑफ वैल्यूज को रिटर्न करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एक ऑब्जेक्ट का एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करता है। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एक ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर देता है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट कोड क्वालिटी एंड रीडेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए एक सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सकता है जो वेरिएबल के पर्पस को क्लियरली डिस्क्राइब करता हो। ऐसे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स को यूज करना चाहिए। एब्रिविएशंस एंड सिंगल लेटर वेरिएबल नेम्स को अवॉइड करना चाहिए। सेम टाइप ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस, इंडेंटेशंस एंड स्पेसिंग को यूज करने से सोर्स कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट सेमीकोलन को यूज करना जावास्क्रिप्ट में कंपलसरी नहीं है,
लेकिन सेमीकोलन को यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और ऐसा करने से ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन को अवॉइड किया जा सकता है। कमेंट्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन किया जा सकता है या फिर दूसरे डेवलपर्स के लिए कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन हमें ओवर यूजेज ऑफ कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक या लॉजिक को थ्रू आउट द कोड हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसे सिनेरियोज में हमें फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को यूज करना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लैंग्वेज है और कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेटेस्ट लैंग्वेज अपडेट्स, टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स के साथ हमें अप टू डेट रहना चाहिए। That's it for today's video. I hope you found it informative. This is Tushar from Code and Enjoy, and I thank you very much for learning JavaScript with me.